हेलो बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। क्या हाल चाल, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे बच्चे ये जो सीक्वेंस के अंदर मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ इनका फ़ायदा उठा रहे होंगे, इधर उधर से परेशान होने की बजाय तसल्ली से इन लेक्चर्स को देख रहे होंगे और अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और अगर वाकई ऐसा है तो चलो इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और इसी सिलसिले के अंदर एक और लेक्चर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 7 पार्ट बी का। चैप्टर 7 को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हमने सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन को रखा, उसको हमने कंप्लीट किया और फिर हमने स्टार्ट किया रोटेशन एंड रोलिंग। सो दिस इज लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बड़ा मजा आएगा क्योंकि अभी अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म किया है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं रोटेशन, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा डराया जाता है। आप देखोगे अगले 2-3 लेक्चर्स के अंदर आपकी भावनाएं बदल जाएगी। आपके लिए मैं पहले ही कह चुका हूं ये चैप्टर सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर होगा, सबसे फेवरेट चैप्टर होगा आपका, राइट। सो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम सबसे पहले तो बात करेंगे रोटेशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। अब अपन जो हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना उसको बहुत धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे ताकि बच्चों को किसी भी पॉइंट पर ऐसा ना लगे कि यार चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई। बड़ा आराम आराम से चलेंगे अपन, राइट। पहले सिंगल पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, फिर एन पार्टिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फिर जाके अपन रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। एक एक स्टेप अपन चलेंगे, ठीक है ना। तो सिंगल पार्टिकल पार्टिकल का जो रोटेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है रोटेशन की, इक्वेशन ऑफ रोटेशन बोलेंगे अपन इनको से, ठीक है ना। टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंड ऑब्वियसली इन सब के बारे में हम सीखेंगे हमारे ढेर सारे वर्कड आउट एग्जांपल्स के थ्रू। ये हमारा आज का एजेंडा है। तो बेसिकली रोटेशन की एबीसीडी हम लोग सीखने वाले हैं आज। मजा आएगा इस लेक्चर के अंदर, बहुत ही फंडामेंटल किस्म का लेक्चर होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठोगे, पूरा शुरू से लेके आखिरी तक देखोगे, एक एक चीज को शॉर्ट नोट बनाते चले जाओगे मेरे साथ में, तब जाके ये लेक्चर जो है वो आपका इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछते रहते हैं कि सर हमें तो पूरी तैयारी आपके साथ में करनी है ना। पूरी शुरुआत से लेके आखिरी तक एक एक चीज, आपके सारे लेक्चर देखने हैं, आपकी ही डीपीपी सॉल्व करनी है, ठीक है। हमें आपके ही नोट्स वगैरह पढ़ने हैं, सब कुछ, ठीक है। तो अगर मेरा कंप्लीट मेथड आपको फॉलो करना है तो देखो यूट्यूब पे तो मैं सिर्फ लेक्चर्स दे सकता हूँ। अब बाकी सारी की सारी चीजें एक सीक्वेंस में आपको मिल जाए, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल मिल जाए, इसके लिए मैंने खुद ने ये एक वेबसाइट बनाई है www.physicsman.in। और इस वेबसाइट के ऊपर मैंने सब कुछ, जितना कुछ मेरे खजाने के अंदर है वो सब कुछ उपलब्ध करवाया है बच्चों के लिए। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दिस वेबसाइट इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर फॉर दी फर्स्ट टाइम, ठीक है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं रोटेशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, ठीक। अब सिंगल पार्टिकल जब रोटेट करता है, ठीक है, तो किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। तो ये आपका फिक्स्ड एक्सिस है जिसके अबाउट एक सिंगल पार्टिकल रोटेट कर रहा है। ये तो हो गई हमारी रोटेशन एक्सिस, या एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं, या सिंपली एक्सिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर पार्टिकल क्या है, ये रहा भैया आपका पार्टिकल, ठीक है। तो यहां से आर डिस्टेंस पर, यहां से आर डिस्टेंस पर आपका पार्टिकल है, ये रहा। ये यहां पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, एम है इसका मास। तो जब ये रोटेट कर रहा है तो रोटेट करते 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 मान लो ये यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब मैंने तो डायग्राम बनाया तो बहुत बड़ा बना दिया, हम बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं इसका। अब जब ये यहां से सर्कुलर पाथ पर चलते चलते यहां पर आया तो इसकी जो ये रेडियस बनी, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, ये जो एंगल इसने ट्रेस किया, दिस एंगल इज नोन एज डी थीटा। इसको हमने क्या नाम दे दिया, डी थीटा। और ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका नाम हमने रख दिया डी एस, इसका नाम हमने रख दिया डी एस। और ऐसे करके फिर ये पूरा अपना जो सर्कुलर पाथ है उसको क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से अपने सर्कुलर पाथ को ही कंप्लीट कर रहा है, इस तरीके से, ठीक।
तो ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर ये रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन के दौरान क्या होता है, पार्टिकल को एक्सिस से मिलाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या करती जाती है, वो एंगल स्वीप करती चली जाती है। पार्टिकल को देखोगे तो वो डिस्टेंस चलता चला जाएगा, बट उस लाइन को देखोगे तो लाइन क्या बनाती चली जाती है, एंगल। तो रोटेशन में एंगल की बहुत इंपॉर्टेंस है। और जो एंगल ट्रेस किया जाता है ना, उसी को कई बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है या सिंपली एंगल भी बोला जाता है। ठीक, तो यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी कि आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम सिंपली एंगल भी बोल सकते हैं, तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, एंगल भी बोल सकते हैं इसमें। और जो आपकी डिस्टेंस है, इसमें एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि सर ये जो डिस्टेंस आपने बनाई है, यही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो एंगल होता है वो खुद किसके इक्वल होता है, वो खुद होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस के इक्वल होता है। आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस के इक्वल होता है। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आया कि जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डी थीटा या डेल्टा थीटा भी लिख सकते हो, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर्क। आर्क का मतलब हो जाएगा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय रेडियस का मतलब हो जाएगा आर। आर यहां पर इसकी रेडियस है। ये एक रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन हमारे बहुत काम आने वाला है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपका जो नॉर्मल डिस्टेंस होता है या लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है। दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो। और अब यही पैटर्न आपको बाकी और क्वांटिटीज के अंदर भी नजर आएगा। आप देखोगे कि आपकी जो एंगुलर क्वांटिटी है, उससे अगर आपको लीनियर क्वांटिटी चाहिए तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, रेडियस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सेम पैटर्न आपको नजर आएगा एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, सेम पैटर्न आपको नजर आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये पता पड़ गई। बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नॉर्मली इसको स्केलर क्वांटिटी ही लिया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। और वैसे ये एक्सियल वेक्टर होता है, मतलब जितनी भी रोटेशन से रिलेटेड क्वांटिटीज होती है ना, वो सब एक्सियल वेक्टर होते हैं। बट उनमें से जो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसको अपन ज्यादा से ज्यादा उसको अपन क्या मान सकते हैं, स्केलर मान सकते हैं। अगर आप चाहो तो एक्सियल वेक्टर भी ले सकते हो। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ऊपर की ओर होगी डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो नीचे की ओर होगी डायरेक्शन। बट मैं उस झगड़े को समाप्त कर रहा हूं, ठीक है। आपको अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग मिलेगा। हम लोग जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, हम इसको एज स्केलर ट्रीट करेंगे, ठीक है, ताकि हम इसकी मदद से इसको रेडियस से मल्टीप्लाई करके हमारी एक और स्केलर क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकें, दैट इज डिस्टेंस, है ना, जो एक्चुअल में आर्क लेंथ है वो हम फाइंड आउट कर सकें। तो हम लोग इसको स्केलर ट्रीट करेंगे, ठीक है। और इसकी जो एस आई यूनिट है, इसकी जो एस आई यूनिट है वो क्या हो जाएगी, रेडियंस के अंदर हो जाएगी, क्योंकि एंगल है ना, तो एंगल की एसआई यूनिट सिंपली क्या होती है, रेडियन होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो एक तो हमारा हो गया सबसे बेसिक कि हाँ, जब भी कोई पार्टिकल रोटेट करता है तो वो कितना एंगल ट्रेस करता है, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, इसमें साइन कन्वेंशन आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका जो साइन कन्वेंशन है, तो आप, चलो ठीक है, अगर आप ना लिखना चाहो तो इसको स्केलर ना लिख के आप ऐसे लिख लो कि इसके लिए एक साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है। इसके लिए एक साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है। कौन सा साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है, कि अगर मान लो आपका एंगल क्लॉकवाइज है, अगर मान लो आपका एंगल क्लॉकवाइज है तो इसको लिया जाता है नेगेटिव, और अगर आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको लिया जाता है, इसको लिया जाता है पॉजिटिव, है ना। ये साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं। पर ज्यादा से ज्यादा हम इसको, ठीक है, हमेशा वैसे तो नॉर्मली स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे, बट कभी अगर जरूरत भी पड़ गई तो प्लस माइनस से अपना काम चला लेंगे।
अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक तो हो गई हमारी ये वाली चीज, दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सर जब ये आपका पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो रोटेट करते समय इसकी जो वेलोसिटी है वो तो हर मोमेंट पर टेंजेंशियल है। इसकी जो वेलोसिटी है वो तो हर मोमेंट पर कैसी है, वो तो हर मोमेंट पर इस तरीके से टेंजेंशियल है। ये रही इसकी वेलोसिटी, हर मोमेंट पर आपको टेंजेंशियल नजर आएगी, ठीक है। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं। तो यहां पर एंगल हो गया ds, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी जो है वो आपको कैसी नजर आ रही है, एट ईच मोमेंट इट्स टेंजेंशियल। अच्छा, वेलोसिटी तो रिप्रेजेंट करती है कि कितनी डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि अपन रोटेशन की बात कर रहे हैं एंगल की टर्म्स में, तो अपन एक रेट निकालना चाहेंगे एंगल की टर्म्स में कि कितना एंगल पर यूनिट टाइम ट्रेस किया जा रहा है, और उसको हम लोग नाम देंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो एक और क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। दैट इज नॉन एज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ ट्रेसिंग या स्वीपिंग एंगल बाय अ रोटेटिंग पार्टिकल। और आगे तुम लिखना चाहो तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिख सकते हो, बट नॉर्मली अपन रेट की बात करते हैं तो अंटिल अदरवाइज इट इज स्टेटेड हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में रेट लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जब एंगुलर वेलोसिटी को हमने रेट के तौर पर डिफाइन किया, तो जब जब हमने किसी क्वांटिटी को रेट के तौर पर डिफाइन किया है उसके फर्दर हमने दो पार्ट्स बनाए हैं। एक तो हो जाएगी हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा एवरेज लिखा जाता है। एंगुलर वेलोसिटी को बाय द वे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा टोटल एंगल, ठीक है, टोटल एंगल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम, आप टोटल एंगल निकाल लो, टोटल टाइम निकाल लो, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। और वहीं पर बात करी जाए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की, वहीं पर बात करी जाए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की, या सीधा सीधा लिख दो ओमेगा की, ठीक है। तो ये कैसे निकाला जाएगा, तो अब की बार हमें थीटा टाइम के फॉर्मेट में गिवन होगा, और हम उस थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर थीटा और टाइम का ग्राफ दे दिया जाए तो हम ग्राफ के अंदर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप इन थीटा एंड टाइम का ग्राफ, थीटा और टाइम का अगर ग्राफ दे दिया जाए तो उसमें हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम लोग नई चीज पढ़ रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले भी क्वांटिटीज को एज ए रेट डिफाइन किया, वही सारे के सारे फंडे आपको यहाँ पर भी एप्लीकेबल नजर आ रहे हैं। बात करी जाए कि सर ये कैसी क्वांटिटी है, तो ध्यान रखना बेटा, ये भी आपका एक एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। ये भी आपका एक एक्सियल वेक्टर है, और इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हो। साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हो। कैसा साइन कन्वेंशन, अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आप इसको ले सकते हो नेगेटिव, और अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आप इसको ले सकते हो पॉजिटिव, और या फिर आपको ये फुल फॉर्म वेक्टर की फॉर्म में तो दिया ही जा सकता है, ठीक है। रही बात इसकी एसआई यूनिट की, कि सर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो होती है रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। इसकी एक और पॉपुलर यूनिट है, इसकी एक और पॉपुलर यूनिट है जिसको कहा जाता है आरपीएम, ठीक है। इसकी एक और पॉपुलर यूनिट है जिसको कहा जाता है आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है राउंड्स पर मिनट, राउंड्स पर मिनट, ये भी इसकी एक पॉपुलर यूनिट है, ठीक है।
तो आप कन्वर्ट करना सीख लो कि सर अगर हमें आरपीएम में दे रखी होगी एंगुलर वेलोसिटी, तो हम रेडियन पर सेकंड के अंदर कैसे निकालेंगे, तो वो भी आप सीख लो। ठीक है, कि अगर मान लो आपको एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, फॉर एन एग्जांपल आपको एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, मान लो एक्स एक्स आरपीएम, है ना, एक्स कुछ भी हो सकता है, 20 आरपीएम दे सकते हैं, ठीक है, एक्स आरपीएम दे रखी है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करना सीख सकते हो, कन्वर्ट करना सीख सकते हो। ठीक है, कि हमें जो एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है वो आरपीएम में दे रखी है, रोटेशन पर मिनट या राउंड्स पर मिनट, जो भी आप इसको कहना चाहो, ठीक है ना। तो एक्स आरपीएम दे रखा है हमें, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन पर सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो जो एक्स आरपीएम हमें दे रखा है, ठीक है, तो एक्स तो एज इट इज रखेंगे अपन। अब रोटेशन पर मिनट, तो एक रोटेशन में टोटल कितना एंगल ट्रेवल्स करता है आपका पार्टिकल, आप बोलोगे सर 360 डिग्री, डिग्री तो ऐसा यूनिट है नहीं, रेडियंस में बताओ, तो रेडियंस में आप कहोगे सर 2 पाई रेडियंस। तो राउंड पर मिनट, तो कितने राउंड लगा रहा है ये एक्स, तो एक्स तो एज इट इज आ गया। एक राउंड का मतलब क्या होता है, एक राउंड का मतलब होता है 2 पाई, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, आप बोलोगे सर 60 सेकंड्स होते हैं। तो 2 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा 30 टाइम्स, यानी कि अब आगे से आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि आप जब भी आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो एज इट इज उठा के किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई डिवाइडेड बाय 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में आ जाएगी। इस तरीके से आप एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर सकते हो, यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो, एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हो गई। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसको भी जैसे यहां पर हमने एंगुलर क्वांटिटी को और लीनियर क्वांटिटी को रिलेट किया है, वैसे हम इसको लीनियर वेलोसिटी से रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो डायग्राम है ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं डिलीट कर दूंगा। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट फॉर, ठीक है, कॉपी, इसको अपन कर लेते हैं इस पेज के ऊपर, पेस्ट। ठीक, चलो आ जाओ। तो अब अगला सवाल हमारा ये उठता है कि सर ये जो v है और ओमेगा है, इसमें आपस में क्या रिलेशन होता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से बता सकते हैं। रिलेशन बिटवीन, वैसे तो हम लोग यूज करते आए हैं, बट फिर भी कहाँ से आया वो आज आपको देखने को मिलेगा। रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। तो अभी अभी आपने बताया कि जो ओमेगा है वो किसके इक्वल होता है, आपने कहा सर ओमेगा होता है डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। खुद डी थीटा किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर डी थीटा इक्वल था डेल्टा एस या डी एस डिवाइडेड बाय आर के इक्वल था, और डी टी पहले से रखा हुआ है। और डी एस बाय डी टी किसके इक्वल हो गया, वेलोसिटी के इक्वल हो गया, स्पीड के इक्वल हो गया। तो यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर। तो यहां से आपको मिल गया कि वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, आर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा के इक्वल होता है। ये हो गया आपका स्केलर फॉर्म में रिलेशन। ये कौन सा वाला फॉर्म हो गया, ये आपका स्केलर फॉर्म हो गया। अगर आप वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करना चाहते हो रिलेशन, क्योंकि ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है, v वेक्टर क्वांटिटी है, r जो पोजीशन वेक्टर है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ओमेगा जो है वो भी आपका एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर का मतलब है आइदर एक्सिस के अलोंग अप या एक्सिस के अलोंग डाउन इसकी डायरेक्शन हो सकती है। अप को अपन बोलते हैं पॉजिटिव, डाउन को अपन बोलते हैं नेगेटिव। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग इस रिलेशन को पहले भी बता चुका हूं मैं आपको जब मैंने वेक्टर्स पढ़ाया था। इसको ऐसे लिखते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, ओमेगा वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय आर वेक्टर के इक्वल हो जाता है। दोनों तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में रिलेशन। दोनों फॉर्मेट में हमें ध्यान रखना है। नॉर्मली स्केलर फॉर्मेट ही ज्यादा काम में आता है, बट कई सवालों के अंदर आपको ओमेगा वेक्टर आर वेक्टर दिया जा सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट करवा के आपसे लीनियर वेलोसिटी
निकलवाई जा सकती है। तो ज़्यादा ऐसे घबराहट वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक, तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वांटिटी के बारे में, एंड दिस इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है, जैसे अपन एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वैसे यहां पर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इसके भी दो टाइप्स होंगे। एक तो हो जाएगा आपका एवरेज, तो एवरेज को तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, और रही बात इंस्टेंटेनियस की, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एज द डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डी डी। अगर ग्राफ की बात करी जाए तो स्लोप इन ओमेगा टाइम ग्राफ, ग्राफ के अंदर हम लोग इसको स्लोप के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। अच्छा, इसके बारे में भी वही वाली चीजें कि सर एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो भी आपका एक एक्सियल वेक्टर है, ये भी आपका एक एक्सियल वेक्टर है। और हर एक्सियल वेक्टर की तरह सिंपली अगर मान लो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है पार्टिकल, तो क्लॉकवाइज के केस में तो इसको लिया जाता है नेगेटिव, और अगर मान लो आपका पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में इसको लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज के केस में इसको लिया जाता है पॉजिटिव। रही बात सर कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट भी आप निकाल सकते हो, सिंपल है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है। इस तरीके से आप इसकी एसआई यूनिट निकाल सकते हो। तो उसी तर्ज पर हम लोग क्वांटिटीज को डिफाइन कर रहे हैं जिस तर्ज पर हमने पहले लीनियर या काइनेमेटिक्स के अंदर क्वांटिटीज को डिफाइन किया था। तो एक तरीके से ये रोटेशन की काइनेमेटिक्स चल रही है हमारी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि हमें कुछ भी नई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। जैसा रिलेशन हमारी नॉर्मल काइनेमेटिक्स के अंदर था, बिल्कुल वैसा का वैसा रिलेशन हमारे रोटेशनल काइनेमेटिक्स के अंदर है। आपको बस रिप्लेस कर देना है, वहां डिस्प्लेसमेंट था, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां वेलोसिटी थी, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी, वहां एक्सेलरेशन था, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन। दैट्स इट, इतना सा काम करना है आपको। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसा रिलेशन वेलोसिटी और ओमेगा के बीच में होता है, वैसा का वैसा ही रिलेशन आपका एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में भी होता है। तो ये भी आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है कि भैया बताओ रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये क्या होता है। तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रिलेशन है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। स्केलर फॉर्मेट में लिखोगे तो आप लिख सकते हो कि आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है r इंटू एल्फा। बाय द वे इसको एल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो ये जो फॉर्मेट है ये तो कब काम आएगा, जब आप इसको स्केलर फॉर्मेट में यूज कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज कि आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर अगर कभी आपको निकालना पड़ जाए तो वो हो जाता है एल्फा वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय आर वेक्टर। ये बहुत कम काम आएगा, बट जब भी काम आएगा तब आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये आपका वेक्टर फॉर्मेट में इनके बीच का रिलेशन हो गया। ऑर्डर बहुत मायने रखता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में, तो इसको एज इट इज ध्यान रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको बताता हूं, पहले भी बता चुका हूं, एक बार यहां पर फिर से स्पेसिफाई कर रहा हूं कि जब आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, रोटेशन कर रहा होता है, तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन तो हमेशा वर्क करता है। एक एक्सेलरेशन भले ही वो कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहा हो ना, तो भी वर्क करता है। तो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भी कई बार बताया, अभी एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जब आपका पार्टिकल रोटेट करता है, दो केसेस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक तो हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर
मोशन, एक तो ये वाला केस हो सकता है, दिस इज केस नंबर 1, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इस केस में आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब ओमेगा जो है वो भी क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका एल्फा क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा, विच इज नथिंग बट आइदर वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हो इसको, और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हो। ये आपका पहला केस है, केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बताया हुआ है पहले भी। लेकिन अगर मान लो आपकी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है, अगर मान लो आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर ये हो रही है, दिस विल बिकम योर केस नंबर 2, दिस विल बिकम योर केस नंबर 2। तो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर ऑब्वियसली इसका उल्टा कर लो, अब की बार आपकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। इसका मतलब ओमेगा जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी वेरिएबल हो जाएगा, वेरी करेगा। इसका मतलब जो एल्फा है वो हो जाएगा नॉन जीरो, ठीक है। इसका मतलब ए टी जो है वो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। और इसका मतलब आपका नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, रूट ए टी, जो कि आप निकाल लोगे, और ए आर जो कि आपको हमेशा पता होता है। ये दोनों केसेस आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत ज्यादा चांस है कि कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो वो इस डिफरेंस के ऊपर बनाया जाएगा। पहले भी बताया, एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर किसी चीज के ऊपर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रहा हूँ, इसका मतलब वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, और एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो भी कुछ अपनों ने चीजों को सीखा है उसको एक बार समराइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन लूंगा और एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक। चलो, तो देखो आपको ऐसा कह रखा है, एक पार्टिकल है जो कि रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक पार्टिकल का रोटेशन डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है ना। तो एक सिंगल पार्टिकल है, इज रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। इट्स एंगल इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये दे रखा है आपको, ये इसका एंगल का वेरिएशन दे रखा है, ठीक है। तो थीटा टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई साहब, थीटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर आपकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो आई होप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया आप सभी लोगों के लिए कि सर थीटा हमें टाइम के फॉर्मेट में गिवन है और हमें एक सिंगल मोमेंट दे रखा है, मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछी गई है। हमें डायरेक्ट आपने बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है, जब थीटा टाइम के फॉर्मेट में देते हैं तो कैसे निकालते हैं, थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके। तो थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी प्लस 2 आ जाएगा। और जैसे टी की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 रेडियन पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान हो, वेरी इजी, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब, दूसरी चीज आपसे ये कह रखी है कि अगर रेडियस आपको दे दी जाए, ठीक है, तो क्वेश्चन 2,
या मैं यहीं पे लिख देता हूं कि जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, 0.5 मीटर्स है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको पता है कि अगर आपको रेडियस पता है, अगर आपको ओमेगा पता है, तो आप दोनों की मदद से आसानी से क्या निकाल सकते हो, लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हो। बड़ा आसान है सर, आपने बताया था लीनियर वेलोसिटी होती है r टाइम्स ओमेगा। r हमें दे रखा है 0.5 और ओमेगा 1 सेकंड पर कितना होगा ये अभी अभी हमने निकाला है, कितना होगा 4। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करोगे तो 2 मीटर पर सेकंड इसकी लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। 2 मीटर पर सेकंड इसकी लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है सर, मजा आ रहा है, आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हो आप इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। आप बोलोगे सर बहुत आसान है यार, जब ओमेगा टाइम के फॉर्मेट में मिल जाए तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, ओमेगा का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके। ओमेगा हमें कितना मिला था, ट्वाइस ऑफ टी प्लस 2, तो हम क्या कर देंगे यहां पर ट्वाइस ऑफ टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो हमने देखा एल्फा जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट आ गया हमारा एल्फा। एल्फा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आपसे कोई पूछे कि बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कितना होगा। तो पहले तो होगा या नहीं होगा, तो मैंने बताया था कि जब आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे होते हो, मतलब आपका ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं है और ऑब्वियसली वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगी, तो उस केस में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, मतलब यहां पर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। हाँ, निकाल अपन बड़ी आसानी से सकते हैं कि सर अगर हमारे पास में रेडियस है, एल्फा है, तो हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, r मल्टीप्लाइड बाय एल्फा। r हमें दे रखा है 0.5, एल्फा हमें दे रखा है 2। एक सेकंड के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये आएगा बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैं गलती बताता हूँ, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों से क्वेश्चन में पूछा जाता है और क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि अगर क्वेश्चन में आपसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा जाए तब तो आप आर एल्फा इसको यूज करके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल के आ जाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, और अक्सर यही पूछा जाता है कि बताओ नेट एक्सेलरेशन कितना होगा एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये आपसे पूछा जाएगा नेट एक्सेलरेशन। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। एक तो होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि आप निकाल चुके हो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आपको पता है कितना है, अभी अभी आपने निकाला था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक होता है आपका रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कैसे निकालते हो, या तो v स्क्वायर अपॉन आर कर लो या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कर लो, कोई सा भी लगा लो। तो अपन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कर लेते हैं, अभी रोटेशन की फील लेते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसकी मदद से निकालते तो भी वही आता, v स्क्वायर अपॉन आर। तो 2 का स्क्वायर करते 4, 4 को 0.5 से डिवाइड करते, उससे भी आपका आंसर 8 आता। तो दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो होता है आपका टेंजेंशियल और एक होता है आपका रेडियल। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब जो इनका रिजल्टेंट होता है नेट एक्सेलरेशन, वो हम कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर
ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 64, और ये आ जाएगा √65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन आप अपने लेवल पर कर सकते हो। तो एक एक चीज जो हमने यहाँ पर सीखी है उसको हमने एक बार बारीकी से इस एग्जाम्पल के अंदर एक्ट होते हुए देख लिया, बहुत बारीकी से हमने एक्ट होते हुए देख। कई बार आपको ये भी कह दिया जाता है, कई बार आपको ये भी कह दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपसे पूछ लिया जाता है, बट वो फिर इसी का एक्सटेंशन है। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछ लिया जाता है कि फाइंड एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विथ रेडियस। ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो भाई। नेट एक्सेलरेशन दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सम है। कैसे, एक है आपका रेडियस के अलोंग ए आर, एक है आपका टेंजेंट के अलोंग ए टी, और इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है आपका, इन दोनों का रिजल्टेंट है आपका नेट एक्सेलरेशन। ये रहा आपका नेट एक्सेलरेशन। तो आपसे पूछा गया कि नेट एक्सेलरेशन रेडियस के साथ में कितना एंगल बनाता है, तो मान लो एक बार के लिए फाई एंगल बनाता है, फाई, है ना। थीटा तो अपन ऑलरेडी यहाँ यूज कर चुके हैं। तो आप देखोगे ये बन गया बेस और ये चीज बन गई हाइट। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि 10 फाई जो होगा, ठीक है, बेस तो कौन बना, ए आर बना, और हाइट कौन बना, ए टी बना। ए टी डिवाइडेड बाय ए आर, इस तरीके से आप 10 फाई निकाल सकते हो। ए टी कितना है आपका 1, ए आर कितना है आपका 8, तो फाई कितना हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 8। इतना एंगल आपका होना है। तो ये फॉलो अप क्वेश्चन है, मतलब ये फिर आपके लिए आसान है अगर आपने बहुत फंडामेंटल लेवल पर चीज़ों को समझ लिया है तो, ठीक है ना। ये तो फिर जबरदस्ती के क्वेश्चन बनाने वाली बात है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत फंडामेंटल लेवल पर हम चीज़ों को एक बार के लिए इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि सर सारी चीज़ें अगर मैच कर रही है काइनेमेटिक्स से, तो काइनेमेटिक्स में तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो हम लोग डिफरेंशिएशन का भी यूज नहीं करते थे, ग्राफ का भी यूज नहीं करते थे। हम तो सीधा क्या करते थे, इक्वेशन यूज करते थे। हमारी 3-4 इक्वेशन आपने करवा रखी थी। तो क्या वैसी इक्वेशन यहां पर भी एग्जिस्ट करती है? अगर करती हो तो मजा आ जाएगा सर। यहाँ पर भी काइनेमेटिक्स की अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स बनेगी और हम उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो बिल्कुल बेटा, यहाँ पर भी आपकी इक्वेशंस एग्जिस्ट करती है और कंडीशन भी वही है जो वहां पर थी। कंडीशन क्या है हमारी, यहाँ पर वही कंडीशन है जो हमने काइनेमेटिक्स के अंदर रखी थी कि हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू है, इट मस्ट बी कांस्टेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप यहां पर भी इक्वेशंस का यूज कर सकते हो। यहां पर भी आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, फाइनल एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, नेट एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाफ ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, फाइनल एंगुलर स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल्फा मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। फोर्थ इक्वेशन क्या बन जाएगी यहां पर भी एज इट इज बन जाएगी हमारी कि नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर स्पीड प्लस इनिशियल एंगुलर स्पीड
डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये सारी की सारी इक्वेशंस यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। तो सब कुछ जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वो यहाँ पर भी होगा। मैंने आपको बताया था 4 वेरिएबल है, उन 4 वेरिएबल्स को आपको रिकॉग्नाइज करना है और आपको सीधा सीधा पता पड़ जाएगा कि कौन सी इक्वेशन लगने वाली है। इसके अंदर कौन से 4 वेरिएबल हैं? ओमेगा एफ, ओमेगा आई, एल्फा और टी है। इसके अंदर कौन से 4 वेरिएबल हैं? डेल्टा थीटा, ओमेगा आई, एल्फा और टाइम। इसके अंदर कौन से 4 वेरिएबल हैं? ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल, एल्फा और डेल्टा थीटा। और इसके अंदर कौन से 4 वेरिएबल हैं? ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल, डेल्टा थीटा और टाइम। ये 4 वेरिएबल्स का ग्रुप बनता है। तो सवाल के अंदर जो 4 वेरिएबल यूज आ रहे हैं उन 4 वेरिएबल्स को देख के आप पता लगा सकते हो कौन सी इक्वेशन आपको यूज करनी है। बेहद आसान। सर फिर तो यहाँ पर वो जो हमने वो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस पढ़ा था वो भी यहाँ पर होता होगा। बिल्कुल होता है बेटा। यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? स्टॉपिंग एंगल आ जाएगा। कि मान लो आपका कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, आपने उसके ऊपर ब्रेक लगाया, मतलब उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाया, उसको रोकने की कोशिश करी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अप्लाई करके। तो यहाँ पर जो स्टॉपिंग एंगल होगा, स्टॉपिंग एंगल बिल्कुल वैसे निकालेंगे। क्या होता था? स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रिटार्डेशन। तो यहां पर भी एज इट इज आ जाएगा कि जो डेल्टा थीटा टॉप होगा वो कैसे निकालेंगे? जो भी आपकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन। बिल्कुल वैसा का वैसा फॉर्मूला यहां पर वर्क करेगा। ठीक है। और ऐसे आप स्टॉपिंग टाइम भी निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया स्टॉपिंग एंगल और ये हो गया आपका स्टॉपिंग टाइम। कितने टाइम बाद में स्टॉप हो जाएगा? तो डेल्टा टी स्टॉप कैसे निकालते थे? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एंगुलर रिटार्डेशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे मैं को एक एग्जांपल करवाता हूँ और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कुछ भी एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कि एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल की जगह व्हील भी दिया जा सकता है, उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। अ पार्टिकल इज अ पार्टिकल, ऐसे कर लो, इज कंप्लीटिंग a particle is rotating with speed 140 rpm, 140 rpm। या एक काम करो, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसको चेंज कर लेता हूँ, 21 rpm कर लो इसको, 21 rpm, 21 रोटेशन पर मिनट। इस स्पीड से आपका पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच एंगुलर acceleration is needed to stop this in 10 seconds। अगर आप 10 सेकंड्स के अंदर 10 सेकंड्स के अंदर इसको रोकना चाहते हो तो आपको कितना एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए होगा? तो एक तरीके से आपको क्या दे दिया गया है बेटा, यहां पर आपको स्टॉपिंग टाइम दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है? 10 सेकंड दे दिया गया है।
आपको इनिशियल एंगुलर स्पीड दे दी गई है कितनी, 21 रोटेशन पर मिनट, आरपीएम। और आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था आपको। कैसे, हमें जो भी वैल्यू आरपीएम में दे रखी है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई डिवाइडेड बाय 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की जगह क्या रखा जा सकता है, पाई की जगह रखा जा सकता है 21 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 और नीचे 1 डिवाइडेड बाय 30 पहले से रखा हुआ है। तो ये 7 से 21 चला गया 3 बार, 3 से 30 चला गया 10 बार, और 22 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2.2 रेडियन पर सेकंड ये हमारी एंगुलर स्पीड आ जाएगी, 2.2 रेडियन पर सेकंड। ठीक, तो डेल्टा टी आ गया, ओमेगा आई आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था कि डेल्टा टी स्टॉप जो हुआ करता था ये हुआ करता था ओमेगा आई डिवाइडेड बाय ओमेगा आई डिवाइडेड बाय जो भी आपका एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर रिटार्डेशन जो भी आप कहना चाहो, ठीक है, उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, वो स्पीड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। तो सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें कितना दे रखा है, ये स्टॉप होने का टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, ओमेगा आई हमें कितना दे रखा है 2.2 दे रखा है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, मान लो एल्फा है, तो एल्फा की वैल्यू आ जाएगी फर्दर 2.2 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 0.22 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इतना हमें एंगुलर एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होगा, इसको अगर हमें 10 सेकंड के अंदर स्टॉप करना है। ठीक, अच्छा इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन और है, इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी rotations will it complete before getting stopped? स्टॉप होने से पहले ये जो आपने प्रक्रिया लगाई है ये कितने रोटेशंस कंप्लीट कर लेगा। तो अब तो सारी सामग्री हमारे पास में है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे बेसिकली पूछा गया है कि हमारा जो स्टॉपिंग एंगल होगा वो कितना होगा। पहले अपन वो निकाल लेते हैं रेडियंस के अंदर, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे नंबर ऑफ रोटेशंस के अंदर। तो स्टॉपिंग एंगल कैसे निकालते थे अपन, अपन निकालते थे इनिशियल एंगुलर स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, यही हुआ करता था फॉर्मूला। तो इनिशियल एंगुलर स्पीड का स्क्वायर करेंगे तो इनिशियल एंगुलर स्पीड 2.2, तो 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 हो गया, स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एल्फा, एल्फा कितना है 0.22 है, 0.22 है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करेंगे तो डेसिमल हटाओगे, डेसिमल हटाओगे तो यहाँ का डेसिमल हटा, यहाँ का डेसिमल हटा, नीचे चला गया कितना 100, और यहाँ का डेसिमल चले हटेगा तो ऊपर भी चला गया 100। भाई इधर एक डिजिट एक इधर डिजिट, तो 2 जीरो तो यहाँ लग गया, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के, तो 100 से 100 चला गया, एक 22 से एक 22 कट गया, और 2 से 22 कटा तो ये आ गया 11। तो डेल्टा थीटा स्टॉप कितना आ जाएगा आपका 11 रेडियन आ जाएगा। इतना आपने एंगल कवर कर लिया। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ रोटेशंस। तो नंबर ऑफ रोटेशंस जो होता है वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोटेशंस कैसे निकालते हैं, जो भी आपका एंगल है, एक रोटेशन में कितना एंगल चलता है 2 पाई, तो हम लोग क्या करते हैं जो भी हमारा टोटल एंगल है 11 रेडियन हमारा टोटल एंगल है, और एक रोटेशन में कितना एंगल होता है 2 पाई होता है, तो उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं, जो भी एंगल है उसको 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 11 डिवाइडेड बाय 2, और पाई की जगह रख सकते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7। तो 11 से 22 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स,
7 डिवाइडेड बाय 4, और 7 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब हो जाएगा 1.75 रोटेशंस। इतने रोटेशंस आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। 1.75 मतलब 1.25 रोटेशंस, पहला रोटेशन कंप्लीट हो गया और दूसरा जो रोटेशन है वो भी आपका 3/4 कंप्लीट हो गया। इतने रोटेशंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे जब तक आपका ये पार्टिकल स्टॉप होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, ये आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाने चाहिए बेटा। इनमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया कि यार ये तो वही चीजें जो हम काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ते थे, लैंग्वेज भी वही है, बस वहां पर चीजें सीधी लाइन में चल रही होती थी और यहाँ पर चीजें बस केवल रोटेट कर रही है। वहां पर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करते थे, यहाँ पर एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें। वहां पर स्पीड हुआ करती थी लीनियर, यहाँ पर एंगुलर स्पीड है। वहां पर एक्सेलरेशन हुआ करता था लीनियर, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है। नथिंग इज चेंज्ड, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ है आपका, बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज है। तो एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहां से अगर अपन आगे चलें तो बाकी सारी क्वांटिटीज जो हैं वो भी अब हम रिलेट कर सकते हैं चीजों से। जैसे अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम के बारे में, हालांकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन और फर्दर एक्सप्लोर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बट अभी अपन देख लेते हैं कैसे डिफाइन किया जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ठीक है, वो हमेशा अबाउट अ पॉइंट डिफाइन किया जाता है। तो ये आपका ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। नोट करते हुए चलना बेटा ये सारी की सारी चीजें ना, अब बहुत फंडामेंटल चीजें बता रहा हूं मैं आपको। कि सबसे पहले तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो अबाउट अ पॉइंट डिफाइन किया जाता है, कोई ना कोई रेफरेंस जरूर होगा जिसके रिस्पेक्ट में तुम एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हो। तो ये वो वाला पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में तुम एंगुलर मोमेंटम क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, जिस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर रहे हो, अब तुम उसकी पोजीशन बता सकते हो कि सर ये रहा हमारा पार्टिकल और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, अब हम बता सकते हैं क्योंकि आपने हमें रेफरेंस पॉइंट दे दिया, तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर आर, ये इसका पोजीशन वेक्टर आर हो गया। अब ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है इसका मास है m, और ये v स्पीड या v वेलोसिटी के साथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इधर की तरफ, ठीक। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, तो वो तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि सर यहां पर जो लीनियर मोमेंटम होगा p, वो तो हो जाएगा आपका m इंटू वी, देयर इज नो डाउट इन इट। एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं, एंगुलर मोमेंटम, अब आप खुद सोच के देखो कि सर ये जो लीनियर मोमेंटम होगा इस डायरेक्शन में, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट कुछ भी नहीं कर रहा होगा और एक कंपोनेंट घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। ऐसे देखो कि सर आपका जो लीनियर मोमेंटम है इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैं यहां पर आगे बना देता हूं, यहां पर इस जगह पर बना देता हूं कि सर जो आपका लीनियर मोमेंटम है, ये रहा आपका लीनियर मोमेंटम, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस लाइन की डायरेक्शन में होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा एक तो, ठीक है, और एक इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, एक इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। अगर मान लो जो रेडियस वाली लाइन है और जो मोमेंटम वाली लाइन है, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मतलब आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो आप कहोगे कि सर यहां पर दो कंपोनेंट है, एक तो है आपका पी कॉस थीटा जो कि हमारी इस पोजीशन के पैरेलल है, और एक है पी साइन थीटा जो कि इस पोजीशन के परपेंडिकुलर है। अब तुम खुद सोच के देखो कि मान लो ये पोजीशन है, एक तो तुम इसको यूं खींच रहे हो, तो अगर तुम ऐसे खींचने की कोशिश करोगे तो क्या ही रोटेट होगा, आप बोलोगे सर नहीं, मतलब जो इस लाइन की ही डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट है उसका तो रोटेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करी जाए तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो इसको क्या करवा देगा, रोटेट करवा देगा। इसीलिए मैं पहले भी बता चुका हूं जब मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था, एक बार वापस से बता रहा हूं कि जब भी अपन एंगुलर वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा कंपोनेंट काम में आता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट काम में आता है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये इस पार्टिकल को रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा होगा,
दैट्स वाई जब अपन एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे अपन, ये वाला कंपोनेंट लेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, है ना भाई, मैं लिख रहा हूं एंगुलर मोमेंटम, लेकिन हिडन में क्या लिखा हुआ है, ऑफ दिस पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एल भी यूज किया जा सकता है, स्मॉल एल भी यूज किया जा सकता है। सिंगल पार्टिकल के लिए स्मॉल एल यूज करते हैं, रिजिड बॉडी के लिए कैपिटल एल यूज करते हैं, ठीक है ना, बट दोनों यूज किए जा सकते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर, ठीक है। यानी कि अगर आप सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, आर मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, वेयर थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन आर एंड पी। थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन आर एंड पी। अब दोनों तरीके से कर सकते हो इसको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर मल्टीप्लाइड बाय पी साइन थीटा, कि मतलब आपने जो डिस्टेंस है उसको मोमेंटम के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P मल्टीप्लाइड बाय आर साइन थीटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। P मल्टीप्लाइड बाय आर साइन थीटा वाला कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ कि आपने क्या करा, मोमेंटम की जो लाइन है उसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ऐसे जो मोमेंटम की डायरेक्शन थी उसको आपने क्या कर दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया। और यहां से आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। क्रॉस बन रहा है ना भाई, आप आगे बढ़ा रहे हो तो एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पर, तो इधर भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ये हाइपोटेनस है आर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी आर साइन थीटा। अब दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो एंगुलर मोमेंटम को। कैसे, आप डिस्टेंस को मोमेंटम के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप मोमेंटम को डिस्टेंस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों ही तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हो, दोनों तरीके से एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया जा सकता है। आया समझ में। तो ये जो जो तरीका आपको, देखो जब हमें जो तरीका ज्यादा सूटेबल लगेगा ना हम वो वाला यूज करेंगे, बट हमारे दिमाग में दोनों तरीके रहने चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में। तो जो इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है, वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम। तो मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड, इसको एक और बार मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है, ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है। और अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है, तो मैंने डायमेंशन वाले चैप्टर में भी करवाया था, यहां पर भी करवा रहा हूं। प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। किलोग्राम का मतलब हो गया मास, तो मास की पावर है यहाँ पर 1। मीटर का मतलब हो गया लेंथ, तो लेंथ की पावर है यहाँ पर 2। और सेकंड का मतलब हो गया टाइम, टाइम की पावर है यहाँ पर -1। सेम एज दैट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ध्यान रखना, सेम एज, तो एक बार के लिए आपका रिवीजन भी हो रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट के बिल्कुल सेम है। आ गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा ऑब्वियसली भाई आपने वेक्टर प्रोडक्ट का यूज किया है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट की निकालते थे,
क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते थे? फर्स्ट वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाएंगे। तो ये आर वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, तो मैं राइट हैंड की जो उंगलियां हैं उसको आर से, आर की डायरेक्शन से पी की डायरेक्शन में घुमाऊंगा, आर से पी की तरफ घुमाऊंगा, तो अंगूठा मुझे बता देगा किस डायरेक्शन के अंदर आपका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। अगर रोटेशन की बात करते हो तो वही क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड। क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। वो तो अपन कन्वेंशन यूज करते आ ही रहे। तो ये हो गया हमारे एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करने का एक शानदार तरीका। और इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है किसको? टॉर्क को। टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, सेम चीज है, सेम चीज। ठीक है, तो यहां पर आप टॉर्क की अगर बात करोगे तो टॉर्क को भी हम लोग इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि यहां पर भी हम लोग सबसे पहले एक पॉइंट लेंगे जो कि होगा हमारा ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, फिर ये होगा हमारा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हमें अब दिया जा सकता है क्योंकि हमने ओरिजिन डिफाइन कर लिया है। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर आर, और मान लो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ इस डायरेक्शन के अंदर। तो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट कैसे डिफाइन किया जाता है? वही तरीका कि आप ये देखो कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रोटेट करवाने का काम कर रहा है। तो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा आर की डायरेक्शन में, तो ये वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा आपका, अगर ये एंगल थीटा है तो एफ कॉस थीटा, इसका तो रोटेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और एक होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा, ये इसको रोटेट करवाने का काम कर सकता है। तो यहां पर आप टॉर्क को कैसे डिफाइन करोगे? ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूं टॉर्क, लेकिन साइलेंट में क्या है? टॉर्क ऑफ दिस फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। पूरा लंबा चौड़ा है ये स्टेटमेंट, ठीक है ना? अपन उसको सिंपली क्या लिख रहे हैं? टॉर्क, क्योंकि अभी कॉन्टेक्स्ट में एक ही फोर्स है। इसको टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। पोजीशन और फोर्स वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वही क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। इसको मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो कैसे लिख सकते हैं अपन? आर इंटू एफ मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, लिखने के दोनों तरीके हैं। आप आर मल्टीप्लाइड बाय एफ साइन थीटा लिख सकते हो, मतलब डिस्टेंस को फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एफ मल्टीप्लाइड बाय आर साइन थीटा लिख सकते हो। आप फोर्स की लाइन को आगे बढ़ा दो, तो आपने फोर्स की लाइन को आगे बढ़ा दिया इस तरीके से, और इसके ऊपर आपने क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल भी थीटा हो गया और ये डिस्टेंस हो गई आपकी आर साइन थीटा। तो आप फोर्स को डिस्टेंस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, या डिस्टेंस को फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरीके से आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, रही बात इसकी एसआई यूनिट की, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी कहा जाता है, और जूल भी आप लिख सकते हो। अब आपको तुरंत पता पड़ गया कि ये भी हमारे यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर काम आ चुका है। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होगा किसके? एनर्जी के, सेम एज एनर्जी एंड वर्क। क्या ये हो जाएगा? m1 L2 T-2, सेम फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ना वो चीज तुम्हें बहुत छुपी हुई मिलेगी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के अंदर। इतना फंडामेंटली मैंने तुम्हें बताया पहले भी और अभी भी, कि जब आप रोटेशन के रिस्पेक्ट में देखते हो तो आप ये देखो कि भाई रोटेशन करवाने के लिए लगाना तो पड़ रहा है फोर्स, बट फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रोटेट करवा रहा है?
उसी कंपोनेंट को आपको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि टॉर्क में आप देखोगे डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो इस पेन को मुझे रोटेट करना है, तो एक तो मैं यहां पर हल्का सा फोर्स लगाऊं, आसानी से घूम जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके रोटेट करेगा। तो रोटेशन में सिर्फ फोर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तुम फोर्स को कितनी डिस्टेंस पर लगा रहे हो उसका भी कंट्रीब्यूशन है। इसलिए रोटेशन के लिए फोर्स की नहीं, किसकी रिक्वायरमेंट होती है? टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, इन विच डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। बहुत फंडामेंटल लेवल पर जाकर समझो, टाइम दो इस चीज को। ये लेक्चर मैं अभी यहीं पर एंड कर रहा हूं। आज जो भी कुछ पढ़ाया है, खासकर एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, उसको थोड़ा सा समय दो, देखो अच्छे से। आपको लग रहा होगा कि सर ये एक पेज पे इतना ऐसा कुछ लिखवा है, बहुत आसान है। नहीं, इसको थोड़ा सा दिमाग के अंदर सेटल होने दो। और फिर एक और चीज ध्यान रखना आप कि सेकंड लॉ इक्विवेलेंट एग्जिस्ट करता है यहां पर भी, यहां पर भी। भाई आपका एंगुलर मोमेंटम क्या था? एंगुलर मोमेंटम था आपका आर क्रॉस पी था, है ना? अब मान लो आप निकालोगे क्या? डी एल डिवाइडेड बाय डी टी। जस्ट चेक कर रहे हो कि जैसे मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर फोर्स मिलता है, हम जस्ट सिमिलैरिटी चेक कर रहे हैं कि क्या एंगुलर मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें टॉर्क मिलेगा क्या? तो अब यहां पर ये दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, तो हम यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? पहले आर को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट डीपी डिवाइडेड बाय dt, और फिर हम क्या करेंगे? p को या r का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं डी आर डिवाइडेड बाय dt क्रॉस p। आया ना समझ में? मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, पहले एक को कांस्टेंट ट्रीट करके दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट करके पहले का डिफरेंशिएशन। फिर ये जो यहां पर dl डिवाइडेड बाय dt की हमें वैल्यू नजर आई, कैसे नजर आई? देखो r वेक्टर तो है ही है, ये dp डिवाइडेड बाय dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फोर्स होता है। तो ये तो हो जाएगा आपका r क्रॉस f, और ये जो dr बाय dt है ये क्या होता है? ये तो खुद वेलोसिटी होता है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी क्रॉस मोमेंटम। अब आप नोटिस करो कि वेलोसिटी और मोमेंटम तो पैरेलल होते हैं, तो ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? एज वेलोसिटी इज ऑलवेज पैरेलल टू मोमेंटम, वेलोसिटी हमेशा मोमेंटम की पैरेलल होती है। तो यहां से हमें समझ में आया कि जो dl डिवाइडेड बाय dt है, ठीक है, dl डिवाइडेड बाय dt है, वो किसके इक्वल हो जाता है? r क्रॉस f। और अभी अभी आपने r क्रॉस f को डिफाइन किया था किससे? टॉर्क से। तो जैसे हमारी सेकंड लॉ हुआ करता था किसमें? लीनियर मोशन के अंदर सेकंड लॉ क्या होता था? फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बिल्कुल वैसा का वैसा लॉ यहां पर भी एग्जिस्ट करता है। टॉर्क इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सो दिस इज नथिंग बट सेकंड लॉ इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे फोर्स और मोमेंटम के रिस्पेक्ट में सेकंड लॉ हुआ करता था जो कि दोनों को रिलेट करता था, वैसा ही एक लॉ यहां पर भी है, एज इट इज सेम तरीके से रिलेट करता है इन दोनों क्वांटिटीज को। तो ऐसी कई चीजें अब निकल के आएगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी समय दो इस चीज को, सोचो एंगुलर मोमेंटम के बारे में, टॉर्क के बारे में, और अब अगले लेक्चर में तैयार हो जाओ। ऐसी ऐसी अजूबे आप देखोगे। और मैं बता रहा हूँ बेटा, बहुत सारे लोग बुराई करते हैं एनसीईआरटी की, बहुत सारे लोग एनसीईआरटी के अंदर शायद इससे बेस्ट किसी चैप्टर को नहीं लिखा गया, इतनी क्लैरिटी है एनसीईआरटी के अंदर जिसको लोग पढ़ते नहीं है। तो मैं एनसीईआरटी के ऐसे छुपे हुए रहस्य बताऊंगा आपको अगले लेक्चर के अंदर। ऐसी छोटी छोटी चीजें, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ऐसे छोटे छोटे हथियार। दो काम होंगे, एक तो वो खुद क्वेश्चन की फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि बच्चे एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ते नहीं है, और दूसरा
उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, अगर वो आपको हथियार पता है तो आप ऐसे चुटकियों के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर, मजा आएगा। रोटेशन की स्टार्टिंग कैसी रही मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं अपन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।